नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपकी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसका कूलॉम का नियम। इससे पहले 2 वीडियोस हो चुके हैं जिसमें हमने विद्युत आवेश को समझ लिया, उसके गुणों को, और साथ ही साथ जो है हमने समझा था आवेश के वितरण को। उसके बाद ये आज हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम। जैसा कि आपसे बताया भी गया था, ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर की। अगर हम बात करें तो कूलॉम का नियम क्या होता है भाई, कि यदि 2 आवेश, कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या है, कूलॉम एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया आवेशों के बारे में ये नियम, और इसी नियम की वजह से आवेश का मतलब भी कूलॉम रखा जाता है, आपको बताया गया था। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या है भाई, यदि 2 आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण भाई, अगर ये माइनस का और ये प्लस का हुआ तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर ये प्लस का हुआ और ये भी प्लस का हुआ या फिर दोनों माइनस के हुए तो प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, तो यानी कि चिन्हों को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि आवेश है तो फोर्स तो लगाएंगे, चाहे तो वो आकर्षण फोर्स हो चाहे वो प्रतिकर्षण फोर्स हो। तो जो बल लगेगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाणों का गुणनफल का मतलब यही है कि Q1 और Q2 की गुणा कर देनी है, चिन्हों का ध्यान नहीं रखना है। आई बात समझ में? यानी कि जो हमारे चिन्ह होंगे आवेशों के, जैसे मान लो ये +5 कूलॉम का है और ये -4 कूलॉम का है, तो दोनों की मल्टीप्लाई -20 आएगी। -20 नहीं, प्लस का 20 रखना है। परिमाण का अर्थ यही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि यदि 2 आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाणों के गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती होगा, और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती तो समझ रहे हो ना, यानी कि उल्टा। तो इन दोनों ही बातों को अब हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि F proportional to the Q1 Q2 and F proportional to the 1/r²। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 r²। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू लिखा करके यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लग जाएगा, जिसको समानुपातिक नियतांक कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये क्या है, जहाँ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है भाई, समानुपातिक नियतांक है। हम एक और बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि भाई K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात। फिलहाल हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे भाई, आवेश कहाँ पर रखे हैं, स्पेस में, अंतरिक्ष में। ठीक है, कुछ नहीं है इनके बीच में, केवल अंतरिक्ष में रखे हुए वो स्पेस है, कोई माध्यम इनके बीच में नहीं है। हम निर्वात को माध्यम मानेंगे। बात समझ में आई? तो अगर निर्वात यहाँ पर है तो उसकी ये क्या होगी भाई, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब बस यही है कि जो है कितना ज्यादा उसमें विद्युत को कहीं ना कहीं प्रवाहित करने की सुगमता, यानी कि परमिटिविटी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं विद्युत कितने आसानी से सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, इसकी माप होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे मान सकते हैं विद्युतशीलता। सिग्मा नॉट की वैल्यू, इसके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक की दिक्कत आई, मात्रक की समस्या भी हट जाएगी आपकी। सबसे पहले तो K का मात्रक देखो, K का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, अगर मुझे K का मात्रक चाहिए तो बाकी सबको जो है उठा करके इधर लेकर के आऊंगा, r² तो इधर आ जाएगा, चलो जी r² मल्टीप्लाई में आ गया, और Q1 Q2 जो मल्टीप्लाई में थे वो चले जाएंगे डिवाइड में Q1 Q2, चले जाएंगे कि नहीं। अब देखो K बराबर ये वाली वैल्यू है, K बराबर ये वाली वैल्यू। अब इसका मात्रक देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, K का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। विमा भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। इसके बाद अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो आप देख रहे होंगे कि एप्सिलॉन नॉट K का उल्टा है, K का क्या है उल्टा, तो यानी कि मात्रक भी उल्टा कर देंगे यहाँ पे, कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? चलो
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और जब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो k का मान क्या आ जाता है? 9 गुणा 10 की घात प्लस का 9, ये वाली वैल्यू हमारे k की यहाँ पर आ जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक हमारा कूलम्ब का नियम हो जाता है। अगर आपको सदिश रूप में इस नियम को चाहिए तो सदिश रूप के लिए क्या रखेंगे? हम यहीं पर लिख देते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप के लिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है भाई। सदिश रूप के लिए डायग्राम कैसे बनेगा? सदिश रूप के लिए डायग्राम बनेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे सभी, ये हो गया Q1 आवेश हमारा, ये था Q2। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर जो है, स्थिति सदिश, वो R1 है जो कि मूल बिंदु से माना जा रहा है। इसका स्थिति सदिश मान लो R2 है। अब यहां से यहां तक का जो सदिश हो जाएगा भाई, ये जो सदिश है ये क्या माना जाएगा? R21 माना जाएगा। तो R21 सदिश क्या हो जाएगा भाई? R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कि फोर्स कितना होगा भाई। देखो इसके द्वारा इस पर जो रिपल्सन फोर्स लगाया जा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। इस फोर्स को मान लेते हैं F12, 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, और ये मान लेते हैं F21 यानी कि 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। इतनी बात समझ में आई? तो अब ये तो हमारी होगी सदिश, इन दोनों के बीच में जो दूरी सदिश है, सदिश रूप के लिए फॉर्मूला निकलेगा। इन दोनों के बीच में जो दूरी सदिश है वो क्या है? R21। F21 फोर्स लगाया गया है। हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए क्योंकि सदिश रूप में चलो पहले इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इसके आज जो है वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं यहाँ से सदिश रूप में कर रहा हूँ, ये चीज भी आपको करना होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको जो है करनी होती है, बोर्ड्स में पूछी जाती है कि सदिश रूप में जो है फॉर्मूला उसका जो है व्यंजक स्थापित करो सदिश रूप में। अब देख लेते हैं कि सदिश रूप में किस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे सदिश रूप के लिए, सदिश रूप में ऐसे लिखकर हम बोलते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे कि भाई जो सदिश f है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी स्टार्टिंग में k को लेकर बैठ जाएंगे, k q1 q2 बटे r स्क्वायर। अब ये तो फोर्स हमारा पहले था, अब इस वैल्यू ये तो परिमाण था। दिशा क्या है इसकी? इसकी दिशा क्या है भाई? R21 सदिश की दिशा में है, तो R21 का इकाई सदिश लेना पड़ेगा, ठीक है। R21 का इकाई सदिश। अब इकाई सदिश का आपको क्या पता है भाई कि कोई भी इकाई सदिश कैसे होता है? कोई भी इकाई सदिश जो होता है वो होता है उस सदिश का मान, सदिश रूप में बटे उसका परिमाण। परिमाण यानी कि जो उसकी लंबाई है, ठीक है। लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, और ये बेसिकली हमने क्या मानी है? R ही मानी है कि नहीं बताओ सदिश रूप में, तो यानी कि मैं यहाँ पर R भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? तो इसका नेक्स्ट रूप हो सकता है कि F सदिश बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R सदिश बटे R और R स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? F सदिश बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे R क्यूब और R सदिश। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा सदिश रूप में कूलम्ब के नियम के लिए। बात समझ में आई? इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि F सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि k की वैल्यू यही थी, और Q1 Q2 बटे R क्यूब R सदिश, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये 2 1 है तो ये यहाँ पर 2 1 दिया जाएगा, और जो F21 सदिश है वो वास्तव में बराबर होता है हमेशा F12 के बराबर, ठीक है, F12 के। लेकिन सदिश के रूप में अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए ये माइनस ले लेते हैं। आई बात समझ में? ये फाइनली हम यहाँ पर व्यंजक बना देंगे और हमारा कूलम्ब का नियम पूरा हो जाता है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर इस पर आधारित कुछ केसेस। केस फर्स्ट को देख लेते हैं भाई। हमारा केस फर्स्ट क्या है? देखो अभी हमने जान लिया कि कूलम्बिया बल जो होता है वो क्या फॉर्मूला है भाई? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब R सदिश।
ये तो हो गया सदिश रूप में, और अदिश रूप में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये मापांक आप लगा दे सकते हो और नहीं भी, ठीक है। फॉर्मूले में अगर लगाते हो तो मच बेटर, अगर नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर चिन्ह नहीं लिए जाते, ठीक है। अब देखो केस फर्स्ट क्या कहता है। केस फर्स्ट कहता है कि ये तो चलो जी निर्वात के लिए हो गया, अगर जो आवेश है वो निर्वात में रखे हुए हैं, अंतरिक्ष में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है। लेकिन अगर के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रखा है तो आवेशों के बीच बल कितना लगेगा, ठीक है। तो उस फोर्स को निकाल लेना है। देखो कूलॉम के नियम के अनुसार जो बल होगा वो कितना हो जाना चाहिए भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात के लिए था, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, आर। एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पर निर्वात में जब था तो निर्वात की विद्युतशीलता आई थी, और अब माध्यम में आया तो माध्यम की विद्युतशीलता आ गई, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी माध्यम की विद्युतशीलता नहीं दी जाती, उसका परावैद्युतांक दिया जाता है। अब परावैद्युतांक का और विद्युतशीलता का क्या संबंध है, वो ये है। देखो एप्सिलॉन R बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट। जो भी किसी माध्यम का परावैद्युतांक है उसकी गुणा अगर निर्वात के विद्युतशीलता के साथ कर दें तो उस माध्यम की विद्युतशीलता निकल के आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि एप्सिलॉन R की जगह पे मैं क्या बदल रहा हूँ, एप्सिलॉन R की जगह पे मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दिया एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। जैसे इसके बराबर रखा तो बताओ मैच करो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R पर केवल एक K एक्स्ट्रा आ गया है। ध्यान रखेंगे अगर आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले, मतलब कांच की स्लैब के अंदर, मान लो कांच के अंदर इसको रख दिया गया है, पहले अंतरिक्ष में थे, अब ये कांच के अंदर है और कांच का बना एक परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक को समझो क्या होता है। परावैद्युतांक कहीं ना कहीं आप ये समझो कि आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कम करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब समझ लो जैसे कि वायु है, हवा है, हवा के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, जबकि कांच के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, एक सॉलिड है। तो कांच का जो परावैद्युतांक है वो ज्यादा होता है वायु के परावैद्युतांक से। तो इस बात को ध्यान रखिए कि परावैद्युतांक कहीं ना कहीं एक यूनिट है जो कि रोकती है, एक मात्रा है जो कि ये बताती है कि उसमें आवेशों को एक दूसरे पर जो बल लगाना पड़ता है उसमें कितनी मुश्किलें आती है। जितना ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा बल कम लगेगा। आई बात समझ में, जितनी ज्यादा किसी माध्यम का परावैद्युतांक होगा उतना ही इन दोनों के बीच में बल कम हो जाएगा, उतना ही कम बल हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम के आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए। अब हम यहाँ पर एक और चीज करते हैं भाई, चलो ये तो लिख लिया। इसके बाद देखो एक छोटा सा कंपैरिजन है, छोटा सा नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इस बात को, ठीक है। इस बात को यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। यहाँ पर देखो नोट करके लिखेंगे कि भाई निर्वात में बल यदि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है, ठीक है। और इसको मैं इस बल को F दे देते हैं नाम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं माध्यम में कितना होता है भाई, माध्यम में बल, माध्यम में फॉर्मूला पे निकल गया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये निकल गया है। तो ये तो माध्यम का होगा और ये स्पेस का होगा। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो देखो दूरी भी समान है, आवेश भी समान है। अगर मान लो ये दूरी थी आवेशों के बीच में, Q1 Q2 के बीच में R दूरी थी, और एक बार तो इसको रखा गया किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में और एक बार इसको रखा गया स्पेस में, तो दोनों बार दोनों ही स्थितियों में जो बल इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर लग रहा है
उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, अगर सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन में क्या होता है, एस एम मीडियम में जो बल है उसके डिवाइड कर देते हैं स्पेस में जो बल लग रहा है, बराबर इधर भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, फर्स्ट को डिवाइड करो, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, इधर क्या बचेगा भाई 1/a बचेगा। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है चलो करता हूं। एफएम की वैल्यू रखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और q1 q2 बटे r²। फिर नीचे रख देंगे 1 स्पेस में कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r²। अब देखो हर से सारे का सारा ये कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा, q1 q2 से q1 q2 कैंसिल, बचा क्या 1/a, यानी कि fm बटे fs इज इक्वल टू 1/a। या फिर fs को उस तरफ लेकर के जाओ तो fm इज इक्वल टू हो जाता है fs/k। fs क्या है, स्पेस में जो फोर्स लगेगा, fm है जो मीडियम में फोर्स लगेगा, तो यानी कि जो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा, जो कि स्पेस में लगेगा उस वाले बल से। कितना कम हो जाएगा, मान लो अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, तो जब 2 यहाँ पर रखोगे तो fs का आधा हो जाएगा कि नहीं, बताओ। निर्वात में यदि 10 न्यूटन बल लग रहा है निर्वात में, और अगर ऐसे माध्यम में लेकर के आता हूं अभी में जिसका k बराबर 2 है, k बराबर कितना है भाई, परावैद्युतांक 2 है और दूरी उतनी है, सब कुछ उतना ही है, आवेश भी सेम टू सेम ही है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10/2 fs/k, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। आई बात समझ में, तो कम हो जाता है। परावैद्युतांक एक ऐसी चीज है जो कि दोनों के बीच में लगने वाले बल को कम कर देती है। आई बात समझ में। यहीं पर आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि जो परावैद्युतांक होता है धातुओं का या फिर मैं कह सकता हूँ कि चालकों का, जितने भी चालक हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है, अगर मान लो मैंने 2 आवेश को उठाया और लोहे के अंदर बंद कर दिया, और लोहे के अंदर जैसे बंद किया और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका परावैद्युतांक बताओ कितना होगा, क्या यहाँ पर कोई बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच में, तो बल यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना, लिख लेंगे इस बात को ध्यान करके। अगर ये चालक है, चालक माध्यम है, माध्यम, ठीक है, चालक माध्यम है, 2 आवेश q1 q2 रखे हैं, q1 और q2, ठीक है मेरे साथ साथ, दूरी r है, ठीक है, और ये चालक माध्यम है और k इसका परावैद्युतांक है। कोई कह रहा है कि बताओ बल कितना लग रहा होगा f, तो मैं कहूंगा बल 0 लग रहा होगा, बल कुछ लगेगा नहीं। बोलो कैसे, क्योंकि ये चालक है, चालक के अंदर कभी आवेश हो ही नहीं सकता, चालक के हमेशा ऊपरी पृष्ठ पर आवेश होता है, तो जितना भी आवेश वहां था वो सब बाहर निकल जाएगा और बाहर फैल जाएगा, ठीक है, लोहे के ऊपर। आई बात समझ में, लोहे के ऊपर फैल जाएगा पूरा। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जब बल 0 ही कर दिया, बिल्कुल ही 0 कर दिया, तो इसका परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत, बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि k का आपको पता है कि उल्टा होता है, ठीक है, k क्या होता है भाई, देखो उल्टा होता है कि नहीं, देखो k अपोजिट नीचे है और f इधर है, जब यहाँ 0 रखोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। 0 को इधर ले आओ, k को इधर ले जाओ, f को इधर लाओ, f की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत, k क्या हो जाता है, अनंत। आई बात समझ में। धातुओं के लिए k की वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत। तो इस बात को रखेंगे, धातुओं का यानी कि चालकों का जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक क्या होता है भाई, अनंत होता है, यानी कि इसमें आवेशों के बीच फोर्स कितना लगेगा, 0, समाप्त। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाता है कूलॉम के नियम का एक अनुप्रयोग, जो कि पूछा भी जाता है। इस पर आधारित प्रश्न भी कराए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं जो है हम हमारे केस सेकेंडरी। हम ये मानते हैं कि जब 2 आवेश इस तरीके से निर्वात में रखे थे, अचानक से k परावैद्युतांक की कोई t मोटाई की पट्टी उनके बीच में आ जाती है। अब तक हम क्या कर रहे थे, k परावैद्युतांक वाले माध्यम के अंदर ही रख रहे थे। इस बार आवेश बाहर है,
लेकिन बीच में आ गया है माध्यम, तो फोर्स पे जो है कितना फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ना है लेकिन कितना, ठीक है, कम तो हो जाएगा फोर्स लेकिन कितना कम हो जाएगा वो देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, सिंपल, यदि निर्वात में रखे हो तो कूलाम के अनुसार जो बल लगेगा कितना हो जाएगा भाई, बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा अगर निर्वात में रखे हो। लेकिन ये दूरी कौन सी है भाई, ये दूरी तो निर्वात की है, ये दूरी कौन सी है भाई, ये दूरी तो निर्वात की है। लेकिन यहाँ तो दूरी सारी की सारी जो R दूरी है ये निर्वात में तो है नहीं, निर्वात में तो है नहीं, क्योंकि बीच में T मोटाई की एक परत भी आई है। तो निर्वात की दूरी कितनी बची, R दूरी में से T कट कर दो, यानी कि R माइनस T, इतनी दूरी तो निर्वात में है, निर्वातित दूरी है। और T क्या है, माध्यम की दूरी है, माध्यम की दूरी। ये जो T दूरी है ये माध्यम में अंदर अंदर चलनी पड़ेगी। तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इस T दूरी को निर्वात की दूरी में कनेक्ट कर दूं और इस तरीके से निकाल दूं कि भाई अगर ये T दूरी है तो अब ये उतना फर्क डालेगी जितना कि निर्वात की इतनी दूरी, यानी कि निर्वात की दूरी और माध्यम की दूरी में संबंध मेरे पास हो, तो मैं यहाँ पर भी इसको निर्वात की दूरी में चेंज कर दूंगा और टोटल मेरे पास जो दूरी होगी वो निर्वात की निकल के आ जाएगी। कैसे, अभी ध्यान से देखिए। जैसे मान लो यहाँ पर ध्यान दो, मान लो माना के परावर्तता, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वाले माध्यम में जो बल है उसका फॉर्मूला क्या था भाई, उसका फॉर्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है जब के परावर्तन वाले माध्यम में रखा होता है दो आवेश। और मान लो मुझे इतना ही फोर्स चाहिए, फोर्स पे कोई प्रभाव ना पड़े, बस मुझे इतना करना है कि जो माध्यम है, जैसे कि मान लो ये एक माध्यम था के परावर्तन का और इसके अंदर ये दो आवेश Q1 और Q2 रखे हुए थे R दूरी, ठीक है भाई, ये R दूरी पर रखे हुए थे। अब फोर्स कितना लग रहा था इन दोनों के बीच में, F, तो वो फोर्स F बराबर ये हो जाएगा कि मान लो मैंने अचानक से माध्यम हटा दिया, ठीक है, माध्यम को हटा दिया और दूरी इतनी है R, Q1 और Q2, ध्यान से देखिए Q1 और Q2। क्या फोर्स अब बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि माध्यम में जाने पर फोर्स कम हो जाता है जबकि निर्वात में जाने पर फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में कोई नहीं है, फिर तो बढ़िया आराम से खींचेंगे एक दूसरे को, जब बीच में कोई है नहीं फिर तो बढ़िया तरीके से खींचेंगे भाई एक दूसरे को, ठीक है। तो क्या हुआ, यानी कि अगर माध्यम बढ़ जाता है तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू उतनी रखनी है, तो इस लिहाज से मुझे इसको थोड़ा दूर रखना चाहिए क्या नहीं, तो मैं इसको इस बार यहाँ पर रख देता हूँ, मान लो Q2, और दूरी इन दोनों के बीच में आ जाती है इस बार कितनी, R0, कितनी भी R0 निर्वात में, और तब जाकर के फोर्स इन दोनों के बीच में मुझे F मिलता है जितना कि यहाँ मिल जाता है। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R0 स्क्वायर। ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, दोनों को बराबर रखेंगे तो यानी कि दोनों को जब बराबर रखेंगे फटाफट से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R0 स्क्वायर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा भाई, सारी चीजें कैंसिल होकर के बचा है R0 स्क्वायर बराबर के R, ठीक है, के R बचता है, यानी कि के R स्क्वायर। अब अंडर रूट कर लेते हैं, यानी कि R0 बराबर हो जाता है के का अंडर रूट और R, बताओ बोल जाएगा
ये संबंध निकल के आता है। मान लो अगर निर्वात किसी माध्यम में इतनी दूरी पर रखने पर कोई बल मिल रहा है और उतना ही बल हमें निर्वात में रख करके प्राप्त करना है, तो इतनी दूर रखना पड़ेगा। कितनी दूर? इतनी दूर। तो जो T की वजह से, T मोटाई में जो टोटल फोर्स इंक्लूडेड है, अगर मैं उसको निर्वात में चेंज करूं तो ये T दूरी के सापेक्ष निर्वात की दूरी क्या होनी चाहिए? निर्वात की दूरी होनी चाहिए √k और T होनी चाहिए कि नहीं? निर्वात में इतनी दूरी होनी चाहिए। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इतनी दूरी बढ़ा देनी चाहिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, अगर उतना ही मुझे फोर्स चाहिए तो निर्वात में कितनी दूर होना चाहिए? निर्वात में इतनी दूर होना चाहिए r - T। तो निर्वात वाली पहले वाली है, हमारे निर्वात की तो पहले से हमारे पास थी, और इसके लिहाज से इतनी और आ जानी चाहिए √k और T। तो इतनी दूरी निर्वात में होनी चाहिए। और अगर निर्वात में इतनी दूरी है, Q1 और Q2 है, ठीक है, तो फोर्स निकाल दो, क्योंकि फोर्स जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अब निकाल दो फोर्स यहाँ पर, ऐसा बराबर आ जाएगा 1/4 πε0 और Q1 Q2 बटे r0 जो कि निर्वात की दूरी थी वो कितनी है? रेस्पेक्टिवली r - T प्लस √k और T का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, जो कि जब बीच में k परावर्तन की पट्टी आ जाती है। बात समझ में आई? इसको नोट कर लेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे इसको, ठीक है, लेकिन पहले इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका गुणांकन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपका चलेगा टॉपिक वो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो k होता है परावर्तकांक का, जो किसी माध्यम में परावर्तकांक होता है, वायु और निर्वात के लिए कितना होता है? इसकी वैल्यू 1, और धातु और चालकों के लिए अनंत हो जाता है। ठीक है, धातु और चालकों के लिए अनंत होगा, वायु और निर्वात के लिए k बराबर 1 माना जाता है। ठीक है, देखो निर्वात के लिए k यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा ना, तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। ठीक, चलो इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक चलेगा भाई विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टॉपिक हमारा लास्ट होगा जो कि विद्युत द्विध्रुव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।